क्या बात है, वो जोश वो जुनून मुझे दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सारे योद्धा बैठे हुए हैं, हर कोई कह रही कि योद्धा योद्धा, पर मुझे वो चीज दिखाई नहीं दे रही कि यहाँ पर योद्धा बैठे हैं। क्या मैं सच बोल रही हूँ? नमस्कार वॉरियर, नमस्कार वॉरियर, नाम मां जयंती मिलो। तहे दिल से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ स्टार कटोरा स्टेडियम में। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। बेटे डायमंड पैदा करते हैं? कौन कहता है कि सिर्फ सेफ शॉप बेटा डायमंड पैदा करता है? आज सेफ शॉप ऐसी मां है कि आज एक बेटी भी पैदा कर चुकी है। कहते हैं एक नारी सब पे भारी। तो थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने महागुरुओं का नमन करना चाहती हूँ दिल से, जिनकी बदौलत आज मैं यहां पर हूं। आज रोहित सर, भूषण सर, सरवर सर, आजाद सर, इन महान भगवानों का मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूं। मुकेश सर, मैना सर, अरुण सर, राजू सर, सुनील सर, शशि सर, इन सबों का मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ। और एक ऐसा शख्स, मैं गॉड फादर, मैं ग्रेट अपलाइन, मैं बिग बॉस, मैं बिग ब्रदर, उनका मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत आज जयंती का जन्म सेफ शॉप में डायमंड बन के हुआ। अभी तक तो मैं नाम भी नहीं बताई। मैं बिग बॉस, मैं बिग ब्रदर, मैं ग्रेट अपलाइन, मैं गॉड फादर का क्या नाम जानना चाहेंगे? मैं इतना यस में नहीं बताऊंगी क्योंकि एक डायमंड, एक बेटी डायमंड पैदा की है उन्होंने। मैं इतना आसानी से नहीं बताऊंगी। क्या जानना चाहेंगे? मेरे महागुरु डॉक्टर संजय सर। आज से ठीक 5 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ाई लिखाई की, हिंदी ऑनर्स लेके पोस्ट ग्रेजुएट की और बहुत बड़े बड़े सपना देखा कर रही थी। ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे बनूंगी, वैसे बनूंगी, पता नहीं न जाने कितने बड़े बड़े सपने थे। पर क्या लगता है सिर्फ सपने देखने से पूरे हो जाते हैं? नहीं होते मेरे दोस्त। सपने पूरे करने के लिए कुछ करना पड़ता है। और मैं एक +2 स्कूल में अप्लाई की और मुझे टीचिंग करने का मौका मिला, पर वहां से मात्र 60,000 रुपये मिल रहे थे। और उस 60,000 रुपया जो चंद मुट्ठी भर पैसे से क्या सपने खरीद सकते हैं? हम सपने नहीं खरीद सकते। और उसी वक्त मेरे जो जहां मैं रहती हूँ वहां पर जिला परिषद का चुनाव भी हुआ। वहां भी मैं खड़ी हुई कि मैं कुछ यहाँ से कुछ करूंगी तो अपने एरिया को डेवलप करूंगी। बहुत सारे लोग कहते समाज सेवा, कोई क्या सेवा, तो मुझे भी वो चीज मेरे दिमाग में चला था। मैं जिला परिषद में खड़ा हुई और खड़ा होने के बाद मैं हार गई, क्योंकि मेरे जैसे लड़कियों के लिए, मेरे जैसे ना बोलने वाले, कम बोलने वाले, चुपचाप गुमसुम रहने वालों के लिए वो जगह नहीं था। और मैं अपने बाप का 2 से 2.5 लाख रुपया फिर से खर्च कर चुकी थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, बहुत बुरा लग रहा था कि काश मैं बेटा होती तो मैं अपने बाप का सहारा बनती। और मैं मन ही मन भगवान से कुछ बोल रही थी कि हे भगवान, मुझे जितना जल्द इस दुनिया से उठा लो, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे ले जाओ। पर उसी वक्त शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने मेरी जिंदगी में ये सेफ शॉप को एक शख्स के माध्यम से मेरे पास भेजा।
वो मेरे ही गांव के प्रोफेसर थे और उन्होंने मेरे महागुरु डॉक्टर संजय सर और मुकेश सर को लेके आए और मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। जब मैं बिजनेस प्लान देख रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यस सर बस बोलते जा रही थी। उसके बाद जब लास्ट हुआ सर बोले करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बोली कि सर करना चाहिए। और जब मैं हाँ करने के बाद इसमें करना क्या पड़ता है, उस समय 24,600 लग रहे थे 3 आईडी के। मुझे आईडी वाईडी कुछ नहीं पता। मैं बोली कि सर कितना लगता है, 24,600। मैं बोली कि यस सर करना है। और मुझे ये नहीं पता था कि ज्वाइन करने के बाद करना क्या पड़ता है। पर उस वक्त मुझे 3 बातें याद आई थी और 3 बातें मुझे समझ में आई थी। क्या जानना चाहेंगे? वो 3 बातें थी कि इस बिजनेस को करने के बाद 24,600 लगा और सप्ताह पैसा मिलेगा, हर सप्ताह पैसा मिलेगा। पता नहीं इसमें काम करना पड़ेगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात समझ में आई कि मेरे रहने न रहने के बाद भी आज मैं इस काम को करके जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा को ये पैसा मिलेगा, ये मुझे समझ में आया। और तीसरा फायदा जो समझ में आया था कि देश विदेश घूमने का मौका, क्योंकि यहाँ पर हर 3 महीने में सिर्फ उसमें टारगेट निकलता और उस टारगेट को अगर क्वालिफाई करोगी, मेरे महागुरु बतलाए थे संजय सर की इस टारगेट को क्वालिफाई करोगी तो तुम बाय प्लेन यात्रा कर सकती हो, देश विदेश तुम घूम सकती हो। ये बात मेरे दिमाग में आया था और मैंने हाँ की थी। उसके बाद जब बारी आई लिस्ट बनाने की, सर बोले कि इसमें लिस्ट बनाना पड़ता है। मैं बोली कि सर मैं किसी को नहीं जानती, मैं कैसे लिस्ट बनाऊं? सर बोले कि तू पोस्ट ग्रेजुएट की हो, किसी को कैसे नहीं जानती? सर मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती, क्योंकि मेरे यार दोस्त बहुत कोई नहीं थे जिसका नंबर मैं रखती, मैं नहीं जानती हूँ। पर सर बोले कि तुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाओगी तब तू हर सपने को पूरा कर सकती हो। और एक शब्द बोले थे कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम किनकी तरह बनना चाहती हो? मैं बोली कि सर मैं कल्पना चावला की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे सर बोले, संजय सर बोले कि बन जाओगी तुम कल्पना चावला, जो तेरे से 10-20 का लिस्ट नहीं बन रहा है। मैं सोचने लगी सर किसका लिस्ट बनाओ? सर बोले कि तू जिसका नाम जानती है ना, घर परिवार सबका लिस्ट बना डालो। मैं लिस्ट बनाना शुरू की अपने परिवार का, मम्मी पापा, बड़े पापा, भाई बहन, सारे लोगों का। और मैंने 50 लोगों का लिस्ट बनाया, छोटे बड़े सबको मिलाकर। और दूसरे दिन जब लिस्ट का चेकिंग हुआ तो बोले कि मैं बोली, सर बोले कि चलो मिलवा। मैं बोली कि नहीं सर ये लोग बिजनेस नहीं करेंगे, मुझे पता है ये लोग बिजनेस नहीं करेंगे। पर सर बोले कि तू सेमिनार तो लेके आ, मिलवा तो सही। और एक शब्द बोले थे संजय सर की, तू अपने मम्मी पापा से मिलवा। और मैं अपने मम्मी पापा से मिलवाई और सर मम्मी पापा का पूरा प्लान दिखाए। और मम्मी पापा देखने के बाद प्लान को बोले कि हाँ तू इस बिजनेस को कर सकती हो, तुझे करने का। मैं पापा बोले कि तू कर सकती हो। और जब मैं फील्ड जाने लगी, जब निकलने लगी, संजय सर चीज बोले थे कि तुझे त्याग करना पड़ेगा। मैं बोली कि सर किस चीज का त्याग करना पड़ेगा? भूख सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, और तुझे 4 से 5 साल शादी नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम इतना सब कर सकती हो? मैं बोली कि सर इतनी छोटी सी काम मैं कर सकती हूँ सर। जब तक मैं सेल्फ शॉप में डायमंड नहीं बन जाऊंगी, मैं किसी लड़के को पलट कर भी नहीं देखूंगी, मैं ये कसम। और जब बिजनेस शुरू की, क्योंकि एक लड़कियां जो होती है उसको बहुत सोच समझकर घर का जो चौखट होता है उसे कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बेटियां बाप की इज्जत होती है, पगड़ी होती है। जब मैं फील्ड जाने लगी बहुत सारे ताने गाने सुनने को मिला, मेरे परिवार वालों को सुनने को मिला कि आज तक इतना अच्छा इज्जत जो बना के अपना बाप जो रखे हैं उसको इसकी बेटी इज्जत का धज्जिया उड़ाने चली है। बहुत सारे लोग बोलने लगते थे। मैं घबरा जाती थी, घर आती थी, सर को कॉल करती थी कि सर अब मुझसे बिजनेस नहीं होगा। लोग मेरे पापा के बारे में उल्टा सीधा कर रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा कर, मेरे फैमिली को गालियां दे रहे, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। संजय से समझाते थे कि तू तरक्की की ओर बढ़ रही है, तू आगे बढ़ते जा। और मैं चलते गई, कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष करते गई। और जब जोश जुनून के साथ मैं काम कर रही थी, पर एक बार मेरे साथ बुरा वक्त आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और इस पाँव में मेरा 11 टाका लगा।
3 महीना मैं बेड रेस्ट की, 3 महीना मैं बेड रेस्ट की। जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसका दूसरा दिन ही ट्रेनिंग था। 400 से 500 लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी। संजय सर का कॉल आया कि जयंती तुम्हें इस ट्रेनिंग में अटेंड करना है। मैं बोली कि सर मेरे पाँव में 11 टका लगा है, मैं नहीं जा सकती। सर बोले तुझे आना पड़ेगा। मैं मन ही मन गालियां दे रही थी सर को, ये लोग कसाई हैं, ये लोग कसाई है, जो कि इतना बुरा वक्त में भी मुझे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। और मैं क्या कि बारिश हो रही थी और पाँव में मैं प्लास्टिक बांधी, स्कूटी में एक डाउनलाइन को बुलाई, बैठी और जब गई हॉल में, ट्रेनिंग हॉल में घुस रही थी, सर भी देख के रो रहे थे, सारे लोग रो रहे थे। और मुझे जब स्टेज में बुलाया गया, मुझे माला पहनाया गया, क्योंकि मेरा खड़ा होने का औकात नहीं था, किसी के सहारे में खड़ी थी और मैं भी रो रही थी। पर उस दिन का जो ट्रेनिंग था, शायद आज उसको मिस करती तो मैं आज डायमंड नहीं बनती। क्योंकि यहाँ पर सेफ शॉप में लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर ये लेडीज है, इसको कम पैसा मिलेगा ये नहीं बोला जाता, ये जेंट्स इसको ज्यादा पैसा मिलेगा ये नहीं बोला जाता। यहाँ पर लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को बराबर पैसा मिलता है, दोनों का बराबर का हक मिलता है, तो काम भी बराबर का ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब लेवल की बात करूं, विश्वास भरोसा मुझे हुआ शेफ शॉप पर, अपने आप पर, अपने अपलाइन पर और ऊपर वाले पर कि मैं इस बिजनेस में जरूर सक्सेस होंगी। और सबसे पहला अचीवमेंट था मेरा सिल्वर लेवल। जब मैं सिल्वर लेवल पार की, बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं आज डायमंड को, जिस दिन मैं सिल्वर कंप्लीट की उसी दिन डायमंड बन चुकी थी। दिमाग से सिर्फ प्रोसेस बाकी था कि मुझे यहाँ पर डायमंड के लिए काम करना है। और मैं आज इतना आसानी से डायमंड नहीं बनी, मुझे भी वो संघर्ष, वो मेहनत, वो तकलीफें झेलनी पड़ी, जो कि जितने भी यहाँ पर डायमंड या तो जो टॉप लीडर आए थे, जो भी लेवल के आए थे, मेरे बड़े अपलाइन महागुरु लोग, उनको झेलना पड़ा, मुझे भी झेलना पड़ा। कहते हैं कि अपलाइन का सपोर्ट, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, ज्वाइन करने के लिए 24,600 लेने के बाद दूसरे दिन वो मोबाइल स्विच ऑफ। मैं गई पूछने के लिए कि आगे करना क्या पड़ेगा, वो क्या बोलती कि मैं टाइम नहीं दे सकता। सोच के देखे, टाइम नहीं दे सकता। मैं कुछ जानती ना पहचानती कि बिजनेस मेरा बपौती पुरखौती कोई किया नहीं था, पहली बार मैं इस बिजनेस में आई थी। और मेरे पास संजय सर जो बिजनेस बाइबल होता है उसमें अपना नंबर छोड़ के चले गए थे। मैं आई, कॉल की कि सर मैं कैसे काम करूंगी। सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए गाइडलाइंस मिलता था, यहाँ पे सेमिनार होता है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ट्रेनिंग होता है यहाँ पर आ जाओ, और नेट सिर्फ होने के लिए गाइडलाइंस। बहुत सारे लोगों के साथ तो अपलाइन के साथ में रहते, प्लान करते, फॉलो करते हैं, सैलरी उठा देते तो भी उनको तकलीफ होती है और वो काम नहीं कर पाते। पर मुझे किसी अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ होने के लिए गाइडलाइंस मिला। और मैं चलना शुरू की, जिस तरह मेरे अपलाइन बोलते जाते थे मैं करते जाती थी। और जब मैं घर आई तो मेरे पापा मुझसे नहीं पूछे, किसी और से पूछते कि मेरी बच्ची कितना इनकम करती है, जो आजकल पैसा भी नहीं मांगती है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बता दो पापा को कितना आपका वेतन मिलता है, तो मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे। मैं अपने पापा को अपना वेतन नहीं बताई। मैंने क्या कहा कि पापा मेरा पासबुक अप टू डेट करवा दीजिए, मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं सुबह फील्ड जाती हूँ, शाम 6 बजे घर लौटती हूँ, उतना तक बैंक बंद हो जाती है। आप जब जाओगे बैंक तो मेरा पासबुक अप टू डेट करा देना। जब पापा अप टू डेट कराने के लिए गए तो उस अकाउंट में, मेरा अकाउंट में कितना था जानना चाहेंगे? यस मैडम। 14,700,000 कुछ रुपये थे। और ऐसा नहीं कि मैंने जब से सेफ ज्वाइन किया पैसा का खर्च नहीं किया, मैं अंधाधुंध पैसा खर्चा करती थी क्योंकि मैं अकाउंट खाली करती थी और कितना पैसा आ रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं धुन की पकी थी, मुझे काम करना है। और मैं जितना पैसा निकालती थी, इतना पैसा निकालती थी, अकाउंट खाली ही नहीं होता था। और जब मम्मी को आगे पापा दिखाते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। अब छोटी सी बात बताना भूल गई, जब कैशियर पूछते हैं कि किसका पासबुक आप लेके चले आए, मेरे पापा गर्व से बोलते हैं कि मेरी बेटी का। और कैशियर
आपकी बेटी करती क्या है? मेरे पापा बोलते मेरी बेटी बिजनेस करती है। कौन सा बिजनेस करती है? मेरे पापा बोले कि सेफ सा बिजनेस करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अकाउंट में 30 साल सर्विस करने के बाद भी 1 लाख 2 लाख पैसा ना हो, क्या लगता है उनके लिए? शायद मैं नहीं कहती कि मजाक होगा, क्योंकि 30 साल कमाने के बाद भी अकाउंट में उतना पैसा जमा नहीं कर पाया था। और मैं 30 साल और 3 साल भारी पड़ गया। मैं बोली कि पापा अब मुझे घर बनाना है। पापा बोले अब घर बनेगा। और मैंने घर बनाना शुरू कर दिया, अपने सपनों का घर, बहुत सुंदर घर बनाना शुरू कर दी। घर बनाने लगी और हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत तकलीफ होती थी। हम लोग लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते थे पानी के लिए। मैं बचपन से सोचा करती थी कि मैं ऐसा काम करूंगी, ऐसा कुछ कमाऊंगी कि मैं सारे मोहल्ले वालों को पानी का व्यवस्था करवाऊंगी। और मैंने कुआं खुदवाई और आज सारे मोहल्ले के लोग उस कुआं से पानी पीते हैं। और कहते हैं अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आता है। मेरी लाइफ में भी एक सबसे भयानक और सबसे बुरा वक्त आया। आज भी मैं याद करती हूँ उस बुरे वक्त का। सबके साथ आएंगे और आए भी होंगे। जब मेरे पापा बहुत ज्यादा उनका तबीयत खराब हो गया और उन्हें हॉस्पिटल लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 बहनें हैं, भाई नहीं है मेरा। बड़ी की शादी हो चुकी है, छोटी के साथ दोनों ले गए हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बहुत कम उम्मीद है, भरोसा नहीं किया जा सकता है कि जिंदा रहेंगे या नहीं। मेरी छोटी सिस्टर रोने लगी और मुझे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से करती थी। मेरी दुनिया थी वो। डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बच सकते। मैं कही कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपने पापा को ये प्रॉमिस की हूँ कि पापा मैं डायमंड बनूंगी तो आपको बाय प्लेन मेरा प्रमोशन देखने के लिए टारका टोरंटो स्टेडियम लेके आऊंगी। और उसका दूसरा दिन मेरा अचीवर डे था गुमला में। सर को कॉल की कि सर पापा सीरियस हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सर बोले कि तू टेंशन मत ले, मैं इधर संभाल लूंगा, तू अपना काम कर। और शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और पापा दूसरे दिन तक 24 घंटे के बाद उनको होश आया और होश आने के बाद बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा रहा? मैं बोली कि पापा ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, सर लोग आए हुए थे, उन लोग करवा दिए। और 8 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाई, ठीक हो गया पूरी तरह। डॉक्टर बोले कि तू ले जा सकती है। और पापा को इतना याद था, मुझे याद नहीं हुआ था, पर पापा को याद था कि किस दिन तेरा ट्रेनिंग है, किस दिन क्या, क्योंकि मैं सारा रिपोर्टिंग अपने फैमिली को देती थी, मम्मी और पापा को। मुझे गोवा जाना था टूर के लिए। पापा बोले कि तू गोवा नहीं जा रही है। मैं बोली कि पापा आपका तबीयत इतना खराब, मैं कैसे गोवा जाऊंगी, मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब तो गोवा जा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं छूटना चाहिए। और उस समय जो कैश वाला जो प्रॉब्लम चल रहा था सबके साथ में, पैसा का सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा था और मैं सारा पैसा पापा के इलाज में डाल चुकी थी और गोवा जाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं थे। पापा बोले कि व्यवस्था हो जाएगा, तू जाओ गोवा। और मेरे लिए 20,000 कैश का व्यवस्था किए और मैं गोवा चली गई। गोवा जाने के बाद मैं इतना एंजॉय, इतना खुशियां मनाई कि मैं अपने पापा को मौत के मुंह से खींच के निकाल के लाई हूँ। और ये ताकत है तो सिर्फ सेफ सोप का। उसके बाद बहुत खुशियां मनाई और जब मैं लौट रही थी पापा का कॉल आया कि बेटा तुम कब लौट रही है? मैं बोली कि क्यों, देखने का मन कर रहा है। मैं बोली कि पापा आज मैं शाम को लौट जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली मेरी 3 बजे की फ्लाइट है, मैं शाम तक 9 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। और मैं पहुंचने के बाद जब अपने पापा को देखी सारा, क्योंकि मैं कहीं से भी जाती थी अपनी मम्मी और पापा के पास बैठती थी और सारा डिस्कस क्या हुआ कैसे हुआ सब चीज वीडियो जो करती थी उसको दिखाती थी।
और मैं जब बैठी, मम्मी बोली कि कुछ नहीं खाना तेरे पापा कल से। मैं उनको एक एप्पल खिलाई, बेदाना खिलाई और एक गिलास हॉर्लिक्स और दूध पिलाई, खाए, फिर बातें हुई। उसके बाद जब सुबह हुई 11 बज रहे थे, 11 बज रहे थे, उस समय पापा बोले कि मुझे एक चम्मच पानी पिलाओ बेटा। मैं पानी पिलाई और बाहर गई। मम्मी को बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, बच्चियों का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैन से हम जी नहीं सकते, लेकिन मेरे पापा एक चीज बोले कि मैं चैन से मर सकता हूँ क्योंकि मेरी बच्चियों का जिंदगी अब सेफ हो चुका है, इसको कोई नहीं हिला सकता। ये लोग किसी का सहारे के मुहताज नहीं, ये लोग किसी का सहारा बनेंगे। और वो डेथ कर गए।